बहुत बहुत आभार। मैं अपनी बात राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को अनंत धन्यवाद के साथ शुरू करूंगा, जिनकी सोच में पूरा राजस्थान रचा बसा है। एक बार फिर यह अभिभाषण सरकार की क्रियाशीलता एवं जन जन के प्रति अपनी जवाबदेही को दर्शाता है। विगत 4 वर्षों में राज्य के विकास के नित नए आयाम स्थापित हुए, कई नवाचार हुए, जिसमें अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभान्वित हुआ। कोरोना काल की विषम परिस्थितियों के बाद भी कभी भी राजस्थान की विकास की रफ्तार नहीं रुकी और यह राज्य के मुखिया का एक सफलतम कार्य है, जिसके प्रति मेरे पास शब्द नहीं है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इस बात के लिए कि 2 साल के उस कठिनतम काल के बाद भी, जिसमें राज्य की रेवेन्यू कम हुई, राज्य की रेवेन्यू के आय नहीं हुई, उसके बाद भी निरंतर हर बजट एक ऐतिहासिक बजट बना। और इस बार भी जैसा पूरा राजस्थान कह रहा है, यह आखिरी बजट है और यह आखिरी बजट राजस्थान के लिए एक बेमिसाल बजट होगा। यहाँ की जनता को बहुत बहुत नई बड़ी सौगातें मिलने वाली है। मैं भी उन भाग्यशाली लोगों में शामिल हूँ जो पहली बार विधानसभा में चुनाव जीत कर आए और सरकार का हिस्सा बनकर अपनी विधानसभा के आम जन की उन अनछुई समस्याओं का निराकरण कर लोगों का दिल जीता। ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी की ऐसी अनुकंपा थी, जिसकी वजह से हमारी हर मांग को, जो हमने जनता की हित की बताई, उसका तुरंत समाधान हुआ। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके कुशल नेतृत्व में सबको साथ लेकर चलने की सोच से हमारा सम्मान हमारी विधानसभा में बढ़ा और हमारा विश्वास भी लोगों के बीच में बढ़ा। निश्चित रूप से मैं ये बात कह सकता हूं कि जन भावनाओं को अभिव्यक्ति देने वाला राजस्थान का ये उच्च सदन अपने गठन से लेकर अब तक राज्य के विकास के लिए अपनी प्रभावी और गतिशील नेतृत्व देता आया है। और यही आज राजस्थान के विकसित राज्य बनाने की सोच हमारी सरकार की जिनने जो संजोई थी, उसे साकार करते हुए उसे देखना हम सब के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। विगत 4 वर्षों में सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, उद्योग सहित सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए, एक मिसाल कायम की और विकास का ये क्रम निरंतर अभी भी जारी है। मैं सबसे पहले सभी वक्ताओं ने इस बात को बोला है और बोलना भी चाहिए। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना अपने आप में एक अनुकरणीय योजना है, एक अनूठी योजना है, जिससे कोरोना काल के बाद जो तकलीफें लोगों को आई थी, पोस्ट कोविड के बाद जो बीमारियां आई थी, उन बीमारियों से लोगों को जीवन दान मिला। अगर ये कोरोना काल के बाद चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो 5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज था, अगर ये नहीं उपलब्ध होता तो शायद कोरोना काल की मौतें और बढ़ सकती थी। परंतु इस योजना की वजह से लोगों को 5 लाख रुपए तक का अपना जो इलाज था वो मुफ्त मिला। और उसके बाद एक कदम और बढ़ते हुए इसको 10 लाख रुपए किया और 10 लाख के बाद 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा इसमें जोड़ा गया, जो एक गरीब व्यक्ति के जीवन को चलाने के लिए बहुत बड़ी राशि है। और ये कहीं न कहीं उसके जीवन को, उनके बच्चों के जीवन को एक नया जीवन दान देने के लिए बहुत बड़ा काम है, जिसकी पूरे आम जन में बहुत बहुत प्रशंसा है। और ये काम पूरे राजस्थान में एक मॉडल ये योजना बनी है, जिसकी वजह से कोरोना जैसी महामारी के बाद ये राजस्थान खड़ा हो गया। और आज हमें उसकी थोड़ा बहुत भी चिंता नहीं है उस बात की कि अब आने वाले समय में अगर कोई घटना या कोई ऐसा काल आया तो उसको किस तरह निपटेंगे। अभी जब कोरोना की 3री 4थी लहर की बात चल रही थी, तब भी राजस्थान में ऐसा कोई भी केस नहीं आया जिसकी वजह से हमें वापस पीछे मुड़कर देखने की जरूरत पड़ी, क्योंकि हमने उतने संसाधन डेवलप कर लिए थे, उतनी लोगों को उतना मजबूत बना लिया था कि शायद 4थी लहर ने हमारे यहाँ पे पूरे राजस्थान नहीं, पूरे भारत में ऐसा कुछ नहीं हो पाया जिससे हमें कोई सोचने की जरूरत पड़े। इसी के साथ साथ मुफ्त दवा योजना, निःशुल्क जांच, ये सभी ऐसे काम हैं जिनसे आम गरीब आदमी स्वास्थ्य के प्रति चिंता छोड़ चुका है। और वो निश्चित रूप से सरकार का एक बहुत बड़ा पार्ट है, जिसमें उसने उस गरीब और वंचित परिवार जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ पीड़ित और शोषित व्यक्ति है, जो अपनी रोजी रोटी कमाने की चिंता करता है, अपने इलाज की चिंता कहाँ से करेगा, उसके लिए सरकार खड़ी है। ये एक बहुत बड़ा काम, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहूँगा। आज 88% लोगों ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है, ये अपने आप में एक बड़ी बात। 31,58,000 लोगों का इस योजना में इलाज हुआ है। दुर्घटना होने पर राज्य के किसी भी संबद्ध अस्पताल में
72 घंटे तक निःशुल्क उपचार, ये एक बहुत बड़ा काम। दुर्घटना होने पे पहले अस्पताल नहीं ले जाते थे लोग, अब अस्पताल ले जाने पे भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अस्पताल ले जाने के बाद 72 घंटे तक उसका निःशुल्क उपचार होगा। ये सरकार की एक महत्वाकांक्षी और बहुत बड़ी योजना है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोलना और वहाँ भवन निर्माण हो जाना, ये एक बेमिसाल काम, केवल घोषणा नहीं रही है। और करीब करीब हर जिले में कॉलेज खुले भी हैं, कॉलेज बन भी गए हैं और कॉलेज चालू भी हो गए। पशु चिकित्सा के क्षेत्र में 275 नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले गए। करीब करीब हर पंचायत में पशु चिकित्सा केंद्र खुल गया, जिसकी वजह से किसानों को अपने पशुओं की बीमारी में ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़े। दिव्यांग छात्र छात्राओं को स्कूटियों की संख्या 2000 से बढ़ाकर 5000 करना, उन ऐसे लोगों को जिन पर ईश्वर की कृपा कम रही, जो कहीं कहीं अपने एक हाथ से, एक पैर से, एक आँख से नहीं था उनके पास, तो ऐसे में सरकार उनके साथ खड़ी हुई और स्कूटी देने से वो बच्चे और आगे बढ़ पाएंगे, अपना जीविकोपार्जन कर पाएंगे। ये सुविधा सरकार ने देकर उन सब दिव्यांगों को एक बहुत बड़ी ताकत दी है। प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 में जो लगाया गया था, एक बहुत बड़ा काम था, लेकिन मैं इस पर एक बात कहना चाहूँगा, इसकी एक बार पुनर्समीक्षा की जानी चाहिए। केवल एक बार के अभियान से उतना फायदा लोगों को नहीं हुआ जिस सोच के साथ सरकार ने इस अभियान को चालू किया था, शायद वो अभी अधूरा है। क्योंकि इसके बाद जो फॉलोअप कैंप लगाए गए थे, तब कोरोना आ गया था, फॉलोअप कैंप में लोगों ने रुचि नहीं दिखाई और प्रशासनिक दृष्टि से भी उतने मजबूत वो कैंप नहीं लग पाए। तो मैं ये चाहूँगा कि अभी वक्त है 6-7 महीने का, इस वक्त में एक बार फिर प्रशासन गाँवों के संग अभियान में कैंप लगाने चाहिए। जितनी रजिस्टर्ड हुई है शिकायतें, कम से कम उन शिकायतों का तो निस्तारण हो जाए, ताकि सरकार का मकसद पूरा हो। और ये जो कैंप जिस उद्देश्य के साथ लगाए गए थे कि आम जनजीवन जो गाँव में रहता है, जिनके बहुत सारे झगड़े हैं, चाहे बंटवारे का है, चाहे वो आबादी क्षेत्र का विस्तार है, चाहे और कोई छोटे मोटे काम है, ऐसे बहुत सारे काम जो अभी भी अधूरे पड़े हैं, उन कामों को पूरा करने के लिए मेरा एक सुझाव है कि इन कैंपों को एक बार फिर लागू किया जाए। चाहे एक दिन की चौपाल लग के किया जाए, पर पूरा BLO, कंप्लीट BLO के साथ हर पंचायत में एक दिन का कैंप लगाया जाए, ताकि वापस लोगों को राहत मिल सके और सरकार का उद्देश्य पूरा हो सके। इसी तरह प्रशासन शहरों के संग अभियान में स्थितियां थोड़ी उलट है। पट्टे किस तरह मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। एक कॉकस सा बना हुआ है, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। एक गैंग बन गई है पार्षद की, चेयरमैन की, कुछ अधिकारियों की मिलीभगत के साथ लोगों को बिना पैसे के पट्टा नहीं मिल रहा है। मैं आपको स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ कि सरकार ने बहुत महत्वाकांक्षी, बहुत बड़ा काम किया था कि लोगों को पट्टे मिले, घर घर जाके, वार्ड वार जाके कैंप लगे, पर उन कैंपों में प्रभावी रूप से काम नहीं हो रहा, उनकी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। किसी भी तरह से आप जब तक कैंपों में विधायकों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तब तक सरकार की सोच वहाँ नहीं पहुँच पाएगी। अधिकारी अपने तरीके से काम करता है, सभापति अपने तरीके से काम करता है, चेयरमैन अपने तरीके से काम करता है, और फिर पार्षद और ये सब लोग मिलकर फाइलों को अपने घर ले जाते हैं। कई पटवारी अपने घर ले जाते हैं, कई ATP अपने घर ले जा रहे हैं फाइलों को, और ले जाने के बाद फाइल तभी घर से वापस मिलती है जब तक उसका कोई न कोई सेवा कार्य पूरा नहीं हो जाता है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि इनकी मॉनिटरिंग की जाए और ऐसे लोगों को वहाँ से हटाया जाए जिनके बारे में हमने लिख के भी दिया है। मैं नरेगा, जो शहरी नरेगा योजना चलाई गई है, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि कोरोना काल के बाद रोजगार की दृष्टि से ऐसे लोग जो वंचित रह गए थे, जिनकी रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया था, कहीं न कहीं 100 दिन का रोजगार उनके लिए एक जीवन देने का काम करेगा। और उनको ये रोजगार अपने भविष्य के संकट दूर करने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए बहुत बड़ा काम करेगा। एक बड़ी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहरी रोजगार नरेगा, जो महात्मा गांधी इंदिरा गांधी नरेगा योजना चलाई है, ये शहरों में एक रोजगार का नया अवसर प्रदान कर रही है और लोगों में इस बात के लिए बहुत बड़ा खुद आगे से बढ़कर लोग इसमें अपनी रुचि ले रहे हैं और खूब लोगों को इसमें रोजगार भी मिला है। और इसके माध्यम से दूसरे काम जो नगर परिषद, नगर पालिकाएं कर नहीं पा रही थी, वो काम भी पूरे हो रहे हैं। तो इससे दोहरा काम हो रहा है, एक रोजगार भी मिल रहा है और वो काम जो बहुत दिनों से पेंडिंग थे, उन कामों को पूरा किया जा रहा है। ARCP एक महत्वाकांक्षी योजना है जो ईस्टर्न राजस्थान के लिए एक जीवनदायिनी है। मैं राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि इसको केंद्रीय उसमें शामिल किया जाए, राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाएं, ताकि हम जो 13 जिले हैं, अजमेर भी उसमें शामिल है, इन 13 जिलों को पेयजल को लेकर किसी तरह की समस्या नहीं हो। आज बीसलपुर अकेला
अजमेर के लिए बना था, लेकिन पता नहीं कितने ज़िलों में अजमेर का बिसलपुर का पानी चला गया। हमारी जेजेएम योजना उसकी वजह से अधूरी पड़ी है। जिनकी एफएस जारी हो गई है, जिनकी टीएस जारी हो गई है, उनका अभी तक वर्क ऑर्डर नहीं दिया गया, क्योंकि ये कह के रोका जा रहा है कि पीने की पानी की उपलब्धता नहीं है, इसलिए अभी ये जेजेएम लागू नहीं होगा। इतनी बड़ी बृहद योजना जिसमें लोगों को पेयजल घर घर पहुंचाने की का काम था, जिस काम के लिए पूरा काम भी कर लिया गया, टीएस हो गई थी, एफएस हो गई थी और केवल वर्क ऑर्डर टेंडर हो गए थे, केवल वर्क ऑर्डर जारी करना था। लेकिन पानी की कमी बताते हुए इस काम को रोक दिया गया, जो मेरे को नहीं लगता है कि ये काम ठीक है। लोगों को उम्मीद है, इंतजार है 2024 तक पीने का पानी उपलब्ध कराने का, तो इस पे एक बार पुनर्विचार किया जाए और ईआरसीपी पे जितना जल्दी काम हम स्टार्ट कर सके, ईआरसीपी का काम शुरू करते हुए ये नवनेरा, गलवा, बिसलपुर, इसरदा, इसको जोड़ना का जो लिंक का काम था, इस काम को भी सरकार जल्दी से जल्दी कराए, ताकि बिसलपुर में पीने के पानी की कमी नहीं रहे। और ये सारे ज़िले, फिर जयपुर भी, अजमेर भी, दौसा भी, ये भीलवाड़ा भी, ये सभी इसमें जुड़ जाएंगे और पीने के पानी की एक बड़ी समस्या का समाधान शायद बिसलपुर बांध से हो जाएगा, अगर ये लिंक का काम पूरा हो गया समयबद्ध तरीके से। वैसे सरकार ने इसके वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया, इसकी डीपीआर के लिए भी कर दिया, इसकी टीम भी बन गई है, इसके लिए कर्मचारी भी लगा दिए गए हैं। इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मंत्री जी का भी, जिन्होंने ईआरसीपी पे और इस पे नवनेरा, गलवा, बिसलपुर, इसरदा के लिए अपना बड़ा योगदान देकर वहाँ पे कर्मचारी की नियुक्ति कर दी और डीपीआर बना दी, शायद पर्यावरण स्वीकृति के लिए, और इसके लिए काम बाकी है। तो उसका भी मैं उम्मीद करूंगा कि इसी कार्यकाल में जल्दी से जल्दी इसको ये लिंक परियोजना का काम पूरा हो। 4 वर्ष के कामों में सड़क के मामले में बहुत बेमिसाल काम हुए हैं। मैं इस बात का पूरी तरह से गवाह हूँ और मेरी विधानसभा की जहाँ तक बात करता हूँ, इतनी बड़ी सौगातें मुझे मिली है, इतनी बड़ी सड़कें मुझे दी गई है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, मेरे पास शब्द नहीं है धन्यवाद करने के लिए। मुझे 2 स्टेट हाईवे मिले, जिससे 60 सालों से लोगों का जो इंतजार था वो इंतजार खत्म हुआ। एक जो मेरा 67 किलोमीटर का जो रोड है किशनगढ़ से मालपुरा, जो करीब करीब कंप्लीट होने को तैयार है, अराई से सरवाड़ मार्च में स्टार्ट हो जाएगा, वो 44 किलोमीटर का है, 450 करोड़ रुपए की ये योजना है और इस योजना से पूरा अजमेर जिला लाभान्वित होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी और ऐसे लोगों को संसाधन, हमारे बच्चों की शिक्षा की कनेक्टिविटी, आने जाने के जो माध्यम है वो बढ़ेंगे और रोजगार बढ़ेगा, हमारी उद्योग धंधों को बढ़ावा मिलेगा। तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। पूरे राजस्थान में बेमिसाल काम सड़कों में है। पहली बार शहरी क्षेत्रों में शहर के लोगों को भी सुविधा मिले सड़कों की, इसके लिए सरकार ने बजट में घोषणा करी। नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम अलग अलग क्षेत्रों में सड़कें देकर एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। शायद ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, पहली बार 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, उसके बाद 7 करोड़, 6 करोड़ और 10 करोड़ अलग अलग निगम, परिषद और उसके हिसाब से दी गई, जिससे शहरी क्षेत्र में बहुत ही गुणवत्तापूर्वक सड़कें बनी है। पीडब्ल्यूडी का काम अपना अलग काम है, नगर परिषद जो सड़कें बनाती है उसके निस्बत पीडब्ल्यूडी की सड़क ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण होती है और ज़्यादा अच्छे तरीके से बनती है। तो सरकार ने ये बहुत बड़ा काम करके शहरी लोगों को भी अपने साथ जोड़ा है और उनको खाली स्वायत्तशासी संस्थाओं के भरोसे नहीं छोड़कर अपना पार्ट समझा और अपना पार्ट समझते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने करोड़ों रुपए की सड़कें शहरों में देकर एक बेमिसाल काम किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को किसी भी प्रतिस्पर्धा में पीछे नहीं रहे, इसके लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलकर एक नया नवाचार और एक ऐसा नवाचार जिससे स्कूलों में एक बाढ़ सी आ गई है। अब एडमिशन के लिए सिफारिशें आ रही है, लाइन लगी पड़ी है, क्योंकि बहुत लिमिटेड एडमिशन हो रहे हैं और लिमिटेड एडमिशन होने की वजह से गरीब बच्चे जो अपने आप को इन्फीरियर फील करते थे बात करते हुए, जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे वो अंग्रेजी में बात करते थे, जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो समझ भी नहीं पाते थे। अब सरकार ने ये सुविधा करी है तो कहीं न कहीं उन बच्चों का मनोबल बढ़ेगा और वो भी इस प्रतिस्पर्धा के युग में अपने आप को अग्रिम पंक्ति पर खड़ा होने का प्रयास करेंगे। ये स्कूलें माइलस्टोन साबित होगी। ये बहुत बड़ा काम है, बड़ी सोच के साथ हुआ है। मैं माननीय चंद्रभान जी ने अभी ये बात बोली थी, मैं सहमत हूँ उस बात से। स्कूलें खुली है लेकिन स्कूलों के साथ संसाधन भी बढ़े, टीचर भी बढ़े और टीचर ऐसे लगे जो वास्तव में अंग्रेजी पढ़ा सके। कम से कम इस पर फोकस करें ताकि ये जो सोच सरकार की है इस सोच को पंख लगे और इसको सकारात्मक इसके परिणाम आए। ये जरूरी भी है कि वहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए उच्चतम स्तर के शिक्षक वहाँ लग जाए और पर्याप्त टीचर लगे, ताकि ये जितनी स्कूलें खोली है
इनका रिजल्ट बहुत ही सकारात्मक आए। और जहाँ तक भवन की बात है, मैं भी आग्रह करूँगा माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि स्कूलों में भवनों की बहुत कमी है और इन कमी को देखते हुए आप एक वृहद योजना बनाएं। उस योजना में चाहे समसा हो, चाहे डीएमएफटी का पैसा लगे, चाहे कहीं का पैसा लगे, पर सबसे पहली प्राथमिकता स्कूलों में कमरे बने ताकि हमारे बच्चे खुले में नहीं पढ़े, धूप में नहीं पढ़े, बरसात में नहीं पढ़े और उनको एक अच्छा वातावरण मिले स्कूल में जाते ही। मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय। 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। जी, मैं मेरी बात को जल्दी समाप्त कर रहा हूँ। मर्ज हुए जो प्राथमिक विद्यालय पूर्व में मर्ज हो गए थे, आबादी कम थी, नामांकन कम था, नामांकन कम होने की वजह से स्कूल जो प्राथमिक स्कूल थे वो मर्ज हो गए, डीमर्ज हो गए। अब उन जो डीमर्ज स्कूल हैं वहाँ पे आबादी बढ़ गई, वहाँ पे इतनी बड़ी मांग है, कम से कम मेरी विधानसभा के 2 स्कूल तो अति आवश्यक है। एक बजरंग कॉलोनी है शहरी क्षेत्र का और एक डोहरिया स्कूल है आकुड़िया पंचायत समिति का, आकुड़िया पंचायत का। मैं उन दोनों स्कूलों को खोलने की मांग करूंगा। वहाँ पे बहुत बड़ा लोग स्कूल का भवन देने को तैयार है, सब कुछ देने को तैयार है। बच्चे बहुत दूर स्कूल जाते हैं, वहाँ से 3-3, 4-4 किलोमीटर स्कूल नहीं है, इसलिए जरूरी है कि ये स्कूलें वापस खुल जाए जो पहले डीमर्ज होके बंद हो गई थी। उच्च शिक्षा में आपने कन्या महाविद्यालय खोलकर बहुत बड़ा काम किया है। मेरी विधानसभा में भी एक कन्या महाविद्यालय खुला है जिसका भवन निर्माण चालू हो गया है। हमने कॉलेज चालू कर दिया है। हमारी बच्चियों को बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए एक महत्वपूर्ण कदम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उठाया गया और इसका निश्चित रूप से हमारी बच्चों की शिक्षा पे बहुत बड़ा असर जाएगा और वो उच्च शिक्षा की तरफ अग्रसर होगी। हमारे पेरेंट्स जो अभी तक कोएड में नहीं पढ़ा पा रहे थे बच्चियों को, कन्या महाविद्यालय खुलने से बच्चियों को कॉलेज जाने के लिए उनका रास्ता आसान हो जाएगा और वो अपनी उच्च शिक्षा की तरफ बढ़ेगी और अपना भविष्य निर्धारित करने के लिए उनका बहुत बड़ा उनको रास्ता मिलेगा। सरकार ने पटवारियों की नियुक्ति भी की है, लेकिन पटवारी वापस ट्रेनिंग में चले गए हैं। जल्दी से उनकी नियुक्ति करा दें ताकि लोगों को जो असुविधा हो रही है, आज जो तकलीफ हुई है, कल जो ओलावृष्टि हुई है, अब इसकी गिरदावरी करने के लिए भी स्टाफ पूरा नहीं है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी उन पटवारियों की नियुक्ति हो जाए ताकि इस ओलावृष्टि का जो नुकसान हुआ है, इस नुकसान के लिए जल्दी से जल्दी गिरदावरी होकर उनको किसानों को भरपाई हो सके। मैं राशन की दुकानों के बारे में, सरकार ने अभी खोल दी है, बहुत सारी दुकानें खोली है, घोषणा करी है सरकार ने, पर अजमेर ज़िले में केवल 2 ही जगह अभी दुकानें आवंटन हुई है, तो किशनगढ़ विधानसभा भी एक है। तो मैं आग्रह है मेरा आपके माध्यम से सरकार से कि जल्दी से जल्दी किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की भी जो नई आवंटित दुकानें हैं उनको खोलने के लिए किया जाए। मैं अंत में मेरी बात कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। मैं ये चाहूँगा कि आगामी बजट में किशनगढ़ में MCH मदर चाइल्ड हेल्थ केयर विंग खुल जाए, जिससे किशनगढ़ एक बहुत बड़ा हब है, इंडस्ट्रियल हब है। उप जिला अस्पताल था पहले, जिला अस्पताल माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से जिला अस्पताल हो गया। अब मैं ये चाहूँगा माननीय चिकित्सा मंत्री जी आप विराज रहे हैं, इस बजट में हमें किशनगढ़ के लोगों को MCH विंग, जिसकी मैंने पिछली 2 सालों से मांग कर रहा हूँ, इस बार मेरी इस मांग पर गौर फरमाएंगे और किशनगढ़ को MCH विंग मिलेगी, जिससे हम चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत परफेक्ट है। ये 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। एक संत नागरीदास पेनोरमा में जाने के लिए एक पुलिया बहुत टूटा हुआ है, 4-5 कैजुअलिटी हो चुकी है, लोग मर चुके हैं, वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, वो पुलिया क्षतिग्रस्त है, इसलिए उस पुलिया की DPR बन के आ चुकी है, मैंने बजट में दे दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस बजट में संत नागरीदास पेनोरमा का पुलिया की घोषणा करें। शहरी क्षेत्र में एकमात्र सड़क है जो जिस पे पूरा शहर गुजरता है, इतना ट्रैफिक है कि बार बार जाम लगते हैं, तो एक बाईपास मैंने दिया है। तो मेरी उम्मीद है कि इस सड़क की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी सड़क अभी बजट में करेंगे। बोराड़ा में महाविद्यालय की कमी है, बहुत दूर क्षेत्र है मेरा, 60 किलोमीटर मेरा मेरी विधानसभा से दूर है। श्री सीमित गोदारा, 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ सर, 1 मिनट में बस। बोराड़ा में महाविद्यालय खोला जाए। अराई में हमारी CSC का भवन जर्जर हो गया है, एक नए भवन की स्वीकृति कराएं। आपने माननीय मुख्य चिकित्सा मंत्री जी आपने मुझे 2 PHC दी है अभी, एक डसूक और एक खंडाच और अराई। खंडाच में RK मार्बल का गांव है, अशोक पाटली जी का गांव है, और वो शुरू से इस बात की स्वीकृति दे चुके हैं। सरकार को भी पत्र लिख दिया है, आपको भी पत्र लिख दिया है, मेरे माध्यम से भी आपको मैंने दे दिया है। वो पूरा भवन अपनी जमीन पर बनाकर देने को तैयार है। आप ये स्वीकृति जारी करें तो कम से कम वहाँ एक PHC का भवन बन जाए। ऐसे भामाशा कम होते हैं जो आगे होकर भवन बनाने के लिए अपनी स्वीकृति जारी कर रहे हैं, अपनी जमीन भी दे रहे हैं और भवन के लिए पैसा भी दे रहे हैं। इसी तरह दसूक में भी PHC की स्वीकृति जारी कराएं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति जी, आपने महामहिम राज्यपाल